अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 3, आज बिल्कुल उसका नॉलेज खत्म हो जाएगा। 3.4 एक बात रह गई है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है, इस पे थोड़ी सी मैं तफसीलन इसलिए भी बात करना चाहता हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप प्रोग्रेशन ग्रिड में देखें, मतलब जो आपका करिकुलम है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे ना 10th में आएंगी कभी जिंदगी में, ना कभी जिंदगी में फर्स्ट ईयर में आएंगी, ना कभी सेकंड ईयर में आएंगी, और ना कभी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके बात होगी उस पर। ठीक है, सामने फोकस करें जरा स्टूडेंट्स, सामने देखें। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी वजाहत देना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 5 में हम कंसेप्ट ऑफ मोल पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ मोल में होता क्या है कि ये पहली दफा फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ाया जाता था। अब फर्स्ट ईयर में होता क्या था कि बच्चे नॉर्मली फर्स्ट ईयर में नए नए आते थे, और ग्रेड 9 जो पुरानी 9 ग्रेड 9 थी उसके भी फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया जाता था। पेपर पैटर्न ऐसा होता था, स्टूडेंट्स के बोर्ड में कंसेप्ट ऑफ मोल के ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आते थे ग्रेड 9th में। तो अक्सर बच्चे 9th क्लास में कंसेप्ट ऑफ मोल को पढ़ते ही नहीं थे, इसलिए कि पेपर में नहीं आता। अब वही बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता था और पहला चैप्टर ही कंसेप्ट ऑफ मोल के ऊपर इतना डिटेल्ड चैप्टर होता था, उसको समझने में प्रॉब्लम होती थी, वो चॉइस में छोड़ देता था पहला चैप्टर। इस तरह वो बच्चा सेकंड ईयर में जाता था और सेकंड ईयर में कंसेप्ट ऑफ मोल की बात ही कोई नहीं है। इसी तरह बच्चा यूनिवर्सिटी में किसी तरह चला जाता था, वहां पे भी कंसेप्ट ऑफ मोल पे इतनी डिस्कशन नहीं होती। और इस तरह चलते 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 वो यूनिवर्सिटी भी गुजार गया, और अब उसको पढ़ाने का मौका मिला। अब जब उसको पढ़ाने का मौका मिला और वो ग्रेड 9th में पढ़ाने आया, और ग्रेड 9th का पहला चैप्टर ही कौन सा है, अगेन कंसेप्ट ऑफ मोल। और उस टीचर ने क्या कहा जो खुद नहीं पढ़ के आया इस पूरे चैनल से। मैं आपको टीचर का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बड़ा बच्चा हो गया, टीचर बन गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता। इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि जो कॉन्सेप्ट आपके 9th 10th में रह जाएंगे, आगे जाके वो डेवलप नहीं हो पाएंगे फिर। और जब आप भी कल को पढ़ाने लगेंगे, पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो आप लोग भी बच्चों में वही ट्रांसफर करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स इस चीज को जहन में रखें कि बहुत सारी बातें होती हैं जो हमने 9 10 में उनको प्रॉपर सीखना है, आगे जाके नहीं उनको मौका मिलता सीखने को। तो उन्हीं में से एक कंसेप्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास। तफसील से आपने सीखना है इसको। शुरू करते हैं जी। रिलेटिव एटॉमिक मास, एक यहां पर स्लाइड में वो ऐड करना है, चलें बस रहने दें, इस पे लिख लेता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक पहले क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। लफ्ज रिलेटिव का मतलब तो मैंने समझा दिया। लफ्ज जो हमारे पास रिलेटिव है उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया हुआ है। आपके घर में बाहर गली में सब्जी वाला आता है, तो आप कहते हैं 2 किलो आलू दे दें, तो वो 2 किलो आलू के लिए उसके पास जो एक फिजिकल वेट बैलेंस पड़ा हुआ है, वो इसमें 2 किलो आलू वाली सब्जी डालेगा, और यहां पर 1 1 किलो वाले 2 बाउट डालेगा, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg। जैसे इनके दरमियान में बैलेंस आएगा, तो वो कहेगा जी बाजी ये 2 किलो आलू हो गए हैं, 100 रुपया दें, आप देंगे। आपको कैसे पता चला ये 2 किलो आलू हैं? आलू खुद थोड़ी बोलते हैं। आपने इन आलूओं को 2 किलो होने का आपको पता चला इसकी वजह से रेफरेंस रखा ना आपने, कोई ना कोई किसी के रेफरेंस में पता चला आलू 2 किलो हैं। तो इस तरह का मास जो होता है बेटा, वो क्या मास होता है? शाबाश, रिलेटिव मास होता है। क्या मास होता है? रिलेटिव मास होता है। एक सिचुएशन में आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने मुझे उसका जवाब देना। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। आप हैं सब्जी वाले, आप हैं सब्जी वाले, आप सबके पास 1 1 किलो के बाउट हैं, आप सबके पास 1 1 किलो के बाउट हैं ना, आपके पास आधा किलो वाला बाउट है। आप सबको पता है 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं ना, आपके पास 100 ग्राम वाला बाउट है, यानी 1 किलो से छोटा बाउट ही नहीं है। मैं आ गया आपके पास और मैं कहता हूं मुझे आलू चाहिए। आप कहोगे सर कितने चाहिए? मैं कहूंगा जी मुझे 100 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए। क्या करोगे तुम लोग? अब आपके पास बाउट ही 1 1 किलो वाले हैं।
या मैं कहता हूं मुझे आलू चाहिए 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करोगे? शाबाश, अपने अपने टीचर्स को बताओ तुम्हारे पास 1-1 किलो वाले बाउट हैं। अब सारे बाउट 1-1 किलो वाले हैं, मुझे तो 1 किलो आलू चाहिए ही नहीं, मेरी डिमांड तो सिर्फ कितने ग्राम है? 10 ग्राम आलू चाहिए, 10 ग्राम। शाबाश, कोई बच्चा हाथ खड़ा करे और मुझे इसका हल बताए। 1 किलो वाले बाउट से 10 ग्राम तो मैयर नहीं हो सकता, 10 ग्राम का वेट तो नहीं हो सकता। बताओ जी, कोई हल बताओ। बड़ी परेशानी है, किसी को हल नहीं आता, मैं ही बताता हूं। मैं कहूंगा भाई एक काम करो, तुम 1 किलो वाले बाउट को तोड़ दो 1000 पार्ट्स के अंदर। जब 1 किलो वाले बाउट को 1000 पार्ट्स में तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है 1000 पार्ट्स बनेंगे, छोटे 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 1000 पार्ट्स। अब ये जो 1000 पार्ट्स बनेंगे, आप में से कौन बच्चा बताएगा मैं 1000 पार्ट्स बनाने बैठा तो आधा घंटा लग जाएगा, एक पार्ट का वजन कितना है? शाबाश, कौन बताएगा एक पार्ट का वजन कितना है? रेनेसेंस स्कूल हाथ खड़ा किया आपने, जल्दी से जवाब बताएं, एक पार्ट का वजन कितना है? बाकी स्टूडेंट्स अपने टीचर को बताएं। सर 1 ग्राम। 1 ग्राम, क्योंकि आपने 1 किलो वाला बाउट जिसका वजन 1000 ग्राम था, जब आप उसने बराबर 1000 हिस्से कर दिए, जब आपने उसके बराबर 1000 हिस्से कर दिए तो 1 ग्राम हो गया। अब आपका तो मसला हल हो गया, आपको तो आपके पास तो छोटे छोटे बाउट आ गए ना 1-1 ग्राम वाले। अब वो 1-1 ग्राम वाला जो बाउट है, सेंट्रल फातिमा कैंपस के, मैं भी आपका क्वेश्चन लेता हूं, 1 ग्राम वाला जो बाउट है अब आप रखोगे। शाबाश, तकड़ी के एक तरफ आप आलू डालोगे और दूसरी तरफ आप छोटे छोटे बाउट डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ सॉरी 10 तक, 10 बाउट डाल दिए, 10 ग्राम वजन, आलू बराबर। तो ये आपका ये जो मैथ होगा, ये आलूओं का 10 ग्राम आ गया। इस मिसाल को समझने के बाद मेरा काम काफी आसान होने वाला है, जो अब मैं एटम्स की दुनिया में आने वाला हूं। समझ गए हो? पहले तो बताओ ये समझ आ गया सबको? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें एक स्लाइड ऐड कर दें सर। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ जल्दी से बेटा, मैंने एटम की दुनिया में अब छलांग लगानी, एटम्स के मासेस कैलकुलेट करने हैं, मुझे कोई ना कोई पैरामीटर बनाना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई पैरामीटर बनाना पड़ेगा, उस पैरामीटर का बाद में सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से फिर मैं एटम के मासेस फाइंड करूंगा। ये मेरी बात समझ रहे हो? पैरामीटर बनाना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है भाई? एटम सब्जी थोड़ी है, एटम सब्जी थोड़ी है कि एटम को एक बाउट एक तरफ, तकड़ी के एक तरफ रखोगे और दूसरी तरफ तुम लोग बाउट डालना शुरू कर दोगे तो एटम का मास, वो एटम ऐसा थोड़ी है। एटम तो बहुत टाइनी चीज है। एटम का मास डिटरमिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो सॉफ्टवेयर बेस होगा, सॉफ्टवेयर बेस होगा। उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करनी होगी कि इतना मास इतने ग्राम का होगा तो इतना मास होगा, इतने ग्राम। जैसे तुम लोग अभी जाते हो ग्रोसरी करने के लिए, तो आजकल के दौर में तो वो देसी जो तरीका होता था तराजू, वो तो खत्म हो गया। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होता है? सॉफ्टवेयर किया होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारे के सारे वेट कैलकुलेट होते हैं। तो आज भी हमने यही सीखना है कि हमने पहले पैरामीटर बनाना है और बाद में उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करके इंटीग्रेट करना है। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे, पैरामीटर कैसे बनाना है वो सीखेंगे। अच्छा जी, एटम की दुनिया में रेफरेंस मास बनाया गया, रेफरेंस बनाया गया कार्बन 12 को। क्या मतलब कार्बन 12 का? मान लो कि मुझे
किसी एटम का मास फाइंड करना था, ये वेट बैलेंस है। इस तरफ आपने वो एटम रखा लाइक मैग्नीशियम, जिसका मास आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इस तरफ आपने वो एटम रखना है जो रेफरेंस के तौर पे यूज होगा, जिसकी वजह से मास पता चलेगा, और वो है बेटा कार्बन एटम। कार्बन एटम याद रखिए बेटा, मैं साइड पे ये बाउट्स बना रहा हूं। आप जो एक कार्बन एटम है, ये मान लो कि ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU। क्यों 12 AMU होता है? क्योंकि आपको पता है एक प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1 AMU, और इलेक्ट्रॉन का मास इनके मुकाबले में होता ही नहीं। तो इसका मतलब आप सब जानते हो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन हैं, कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन हैं, तो टोटल 6 प्रोटॉन का मास होगा 6 AMU, 6 न्यूट्रॉन का मास होगा 6 AMU, तो टोटल कार्बन का मास कितना हो गया, 12 AMU। तो 12 AMU, इसका मतलब फर्ज करो मैं यहां पे कार्बन एटम रखता हूं, तो कितना मास है यहां पर, 12 AMU। कार्बन यहां पे किसका काम कर रहा है, रेफरेंस का काम कर रहा है। अब मुझे स्क्रीन में लेके, डियर स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ये सेंट्रल फातिमा कैंपस, आपने हाथ खड़ा किया, क्या क्वेश्चन है, पहले अपना क्वेश्चन क्लियर कर लें जी। सर कार्बन 12 भी क्यों स्टैंडर्ड लिया जाता है? कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड लिया जाता है, ये मैं आज की इस डिस्कशन में सारी बातें बताऊंगा। पहले समझ लें, इसके बाद मैं बताता हूं कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड लिया गया, वजह अभी पहले समझ लो फिर बताता हूं। अच्छा जी, अब इधर देखो, ये मेरे इस हाथ में मैग्नीशियम है, इस हाथ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये मैग्नीशियम है। तो हुआ क्या, मैंने एक कार्बन एटम रखा, एक मैग्नीशियम, तो बैलेंस ऐसे था। इसका मतलब मैग्नीशियम वजनी है, कार्बन अभी हल्का है। मैंने इधर एक और कार्बन डाला, एक और कार्बन एटम रखा, तो इन दोनों के दरमियान में बैलेंस आ गया। शाबाश, जल्दी बताओ, दो कार्बन एटम एक तरफ रखो तो एक मैग्नीशियम के बराबर होते हैं। तो शाबाश, मैग्नीशियम का मास कितना हो गया, कमेंट में बताओ, अपने अपने टीचर्स को बताओ, मैग्नीशियम का मास कितना हो गया, 24 AMU। तो मैग्नीशियम का मास 24 AMU होता है। ये मैंने कार्बन 12 की मदद से निकाला, ये मैंने कार्बन 12 की मदद से निकाला। तो इस मास को क्या बोलेंगे, रिलेटिव मास। एटम की दुनिया है तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। फुल स्क्रीन कर दें। टीचर से गुजारिश है कि यहां तक की कहानी समझा दें, इसके बाद मैं आगे समझाता हूं। अब सवाल बच्चे ने पूछा, मैं ये बताता हूं कार्बन को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। मेरा सवाल है कि सब्जी वाले ने लोहे के बाउट को ही क्यों सेलेक्ट किया। वजह, लोहा अबंडेंट है, पाकिस्तान के हर कोने में अवेलेबल है, मजबूत है, स्टेबल है, खराब नहीं होता। जब हम एटम की दुनिया में आते हैं तो हमें ऐसा रेफरेंस एटम बनाना था। जिस दौर में एटॉमिक मास की बात हो रही थी, अभी सारे एटम डिस्कवर नहीं हुए थे, कुछ एटम डिस्कवर हुए थे अभी। तो उस दौर में उस लिहाज से देखा जाए तो साइंटिस्ट को रेफरेंस में वो एटम चाहिए था जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो। कार्बन से बेहतर कोई था नहीं, कार्बन पूरी दुनिया में अवेलेबल था, जर्मनी में अवेलेबल था, इधर फ्रांस में अवेलेबल था, यूनान में अवेलेबल था, सब जगह पे था। दूसरा, स्टेबल था। तो इसलिए अवेलेबिलिटी की वजह से और स्टेबल होने की वजह से इसको रेफरेंस एटम बनाया गया। फिर बाकी जो जो डिस्कवर होता गया वो इसके साथ कंपेयर करके उनका मास पता चलता गया जी। अब एक मसला आ गया, मसला क्या आया, कार्बन ऐसे तमाम एटम्स का मास बता सकता है जिनका मास 12 AMU होगा, जिनका मास 24 AMU होगा, जिनका मास 36 AMU होगा, जिनका मास 48 AMU होगा। स्क्रीन में लेके आए।
ऑब्वियसली एक कार्बन 12 AMU, दो कार्बन, जिस तरह 1 किलो 2 किलो 1 किलो वाले बाउट है आपके पास है ही 1 किलो वाले बाउट, तो भाई 1 किलो वाले बाउट की मदद से क्या मेजर कर सकते हो? 1 किलो 2 किलो डबल कर दोगे तो 3 किलो, ट्रिपल कर दोगे 3.5 किलो तो नहीं निकाल सकते, 4.5 किलो तो नहीं निकाल सकते, 100 ग्राम तो नहीं निकाल सकते। तो कार्बन एटम को जब रेफरेंस बना लिया तो मसला कहां आना शुरू हो गया कि एक कार्बन एटम का 12 AMU है। तो भाई दूसरी तरफ अगर मैग्नीशियम था तो तुमने 2 कार्बन एटम कर लिए, कोई ऐसा एलिमेंट होता जिसका वजन ज्यादा है तो तुम 3 कार्बन एटम कर सकते थे, 36 हो गया, 4 कर लिया 48 हो गया। भाई तुम लोग तो फिर कार्बन के ही रहमो करम पे रहे ना, जिस तरह किलो के रहमो करम पे रहे। अब हमें कोई नया स्केल बनाना है जो ऐसा मास भी निकाल सके जो 1 AMU हो, ऐसा मास भी निकाल सके जो 12 AMU हो, ऐसा मास भी निकाल सके जो 3 AMU हो। तो फिर हमने क्या किया? आप में से कौन बच्चा मुझे मशवरा देगा? मैं फंस गया हूं। कार्बन की मदद से यहां तो 12 AMU पता चल सकता है, यहां 24 पता चल सकता है, यहां 36 पता चल सकता है। ऐसा एटम जैसे हाइड्रोजन है, उसका वजन कितना होता है? 1 AMU। हीलियम है, उसका वजन कितना होता है? 4 AMU। लिथियम है, उसका वजन कितना होता है? 6 AMU। क्या मैं इस तरह के एटम्स का मास कार्बन 12 की मदद से फाइंड कर सकता हूं? नहीं। अब आप में से कोई लाइक बच्चा, कोई बहुत अच्छा स्कूल जिसको समझ आ रही है, वो हाथ खड़ा करे और मेरे इस मसले का हल बताए। एजुकेयर जी, एजुकेयर स्कूल आपने पहले हाथ खड़ा किया है जी। हाँ जी। सर हम कंपेयर करके बताएंगे। किसके साथ कंपेयर? तो कार्बन से कर रहे हैं, कार्बन से कंपेयर करके या तो कार्बन 12 AMU पता चल सकता है या 24। सर कार्बन को H के साथ, कार्बन को किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। नहीं, कार्बन 12 के साथ बेटा, मैंने बोला ना, जैसे 1 किलो के साथ तुम लोगों को 1 किलो पता चल रहा था। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, तुम लोग बताओ। सर हम हाइड्रोजन के साथ किसी भी एटम का मेजरमेंट कर सकते हैं। और हाइड्रोजन था नहीं ना तब, जब जिस दौर में ये बात हो रही है। हाइड्रोजन तो बाद में डिस्कवर हुआ, और फिर हाइड्रोजन गैस है। हमें रेफरेंस बनाने के लिए ऐसे एलिमेंट की तलाश है, जैसे कार्बन ही रेफरेंस होगा। कार्बन के साथ क्या करें? जैसे मैंने किलो के साथ किया था, मैं 10 ग्राम सब्जी लेने आया था, किलो के साथ क्या किया था? तोड़ दिया था उसको। तो भाई कार्बन को भी तोड़ देंगे, किसके अंदर? नेक्स्ट स्लाइड करें जरा। ये देखो, ये रहा एक कार्बन का बाउट, मान लो ये एक कार्बन 12 है, इसका वजन है 12 AMU। अब मैं इसके 12 हिस्से कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्से कर दिए। अब ये जो मैंने सेंट्रल फातिमा कैंपस में, आपको अभी माइक पे लेता हूं, पहले मैं समझा दूं। ये जो 12 हिस्से किए हैं, आप अपने अपने टीचर्स को बताएं, ये जो हर एक पार्ट है इसका मास कितना है? Obviously 1 AMU, and this part is also called 1/12th part of carbon atom, क्योंकि ये कार्बन एटम का 12वां हिस्सा है, 1/12वां हिस्सा, मतलब 1/12th पार्ट है। समझ आया? मैंने किलो के साथ भी तो यही किया था, किलो को काट लिया था 1000 हिस्सों में। अब किलो को जब मैंने 1000 हिस्सों में काट लिया था तो एक हिस्सा 1 ग्राम का हो गया था। इसी तरह मैंने कार्बन 12 को, फुल स्क्रीन करें, इसी तरह मैंने कार्बन 12 को काट लिया है 12 हिस्सों में। अब हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1 AMU। शाबाश बेटा। एंड वी, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं एक तरफ हाइड्रोजन रखता हूं जिसका वजन हमने पता करना है, अब तकड़ी के दूसरी तरफ मैं रखता हूं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एक छोटा सा पार्ट जिसका वजन है 1 AMU, जो कि एक कार्बन एटम का 1/12वां हिस्सा है, तो इनके दरमियान में बैलेंस आ जाएगा। शाबाश। तो बताओ हाइड्रोजन का मास फिर कितना निकला? शाबाश, कितना निकला? 1 AMU निकला। अब
दुनिया में सबसे छोटा मास 1 AMU ही है। दुनिया में छोटा मास इन सेंस में बात करूं, एटम्स की दुनिया में जो सबसे छोटी इकाई है जिसका वजन हमने मेजर किया है, वैसे तो वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा मास है। लेकिन एटम्स का मास मेजर करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो है 1 AMU। ठीक है, तस्वीर देखें जरा स्टूडेंट्स, ये तस्वीर देख के क्या समझ आ रहा है? शाबाश, ये तस्वीर देखें, ये कौन है? कार्बन। कितना है? 12। इस कार्बन के 12 हिस्से कर दिए जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो हर हिस्सा है, मैंने बोला ये क्या कहलाता है? 1 AMU। और ये 1 AMU जो एक पार्ट है, इसको फुल स्क्रीन करके दिखा रहे हैं, ये क्या है? 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, जो दरअसल हाइड्रोजन भी कहला सकता है, क्योंकि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का मतलब 1 AMU, और 1 AMU किसका मास होता है बेटा? हाइड्रोजन का भी होता है। काइंडली तमाम टीचर्स इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बच्चों को समझा दें कि हमने एटम की दुनिया में जो रेफरेंस बनाया वो कार्बन एटम को बनाया, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर उस कार्बन एटम को 12 हिस्सों में तकसीम कर लिया, और कार्बन को जब 12 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो जो एक हिस्सा बनेगा उसको हम 1 AMU कहते हैं। और इस तरह 1 AMU रेफरेंस मास हो गया बाकी एटम्स का मास क्या करने के लिए? फाइंड करने के लिए। ये देखो, ये हाइड्रोजन 1 AMU है, कार्बन अपनी जगह फिक्स था 12, फिर इसके रेफरेंस में मैग्नीशियम का मास कितना निकला? 24, सल्फर का मास कितना निकला? 32, कैल्शियम का मास कितना निकला? 40। इस कॉन्सेप्ट को इस फुल स्क्रीन पे, ये फुल स्क्रीन पे रहने दें, इस कॉन्सेप्ट को तमाम टीचर्स अपने अपने बच्चों को क्लियर करवा दें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो मैं अब अवेलेबल हूं, 1 बाय 1 क्वेश्चन सबके लूंगा। अच्छा जी, सेंट्रल फातिमा कैंपस, इनका माइक अनम्यूट करें, फिर मैं बाकियों का भी सवाल लेता हूं। हाँ जी जी, सेंट्रल फातिमा कैंपस, ये हाँ जी, चलें पूछें सवाल बेटा। फिर कार्बन तो एक एटम है, तो हमने इसको 12 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। ये सारा जो नॉलेज हम पढ़ रहे हैं इसको प्रोग्राम करेंगे। कोई भाई ऐसा डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस दुकान पे नहीं पड़ी होती। हमने ये जो पैरामीटर पढ़ा है कि कार्बन का मास मेजर करने के लिए सॉफ्टवेयर को बताना है कि सबसे छोटा मास होता है 1 AMU। जब तुम्हारे ऊपर ऐसा मास पड़े जिसका वजन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम होगा, तो तुमने 1 AMU काउंट करना है। तुम्हारे ऊपर ऐसी चीज डिटेक्ट हो जिसका वजन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम होगा, तो तुमने 1 AMU डिटेक्ट करना है। ये सारा सॉफ्टवेयर बेस है। ये सारा जो नॉलेज हमने पढ़ा है इसको सॉफ्टवेयर को फीड कर देंगे, और बाद में वो सॉफ्टवेयर कहां इंस्टॉल करेंगे? यहां पर इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। वो सॉफ्टवेयर कहां इंस्टॉल करेंगे वो भी दिखा देता हूं। ये नजर आ रहा है, ये मशीन है, ये वो डिटेक्टर है जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है। अब जैसे जैसे आइसोटोप यहां गिरे, इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया? इन गिरने वाले आइसोटोप्स के मास को डिटेक्ट किया और इनका मास कंपेयर किया 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ, जो बेसिकली किसके बराबर है? 1 AMU। और फिर इसने बताया यहां गिरने वाला मास, यहां गिरने वाला मास, यहां गिरने वाला मास 20 AMU है, 21 AMU है, 22 AMU है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बेस है सारे का सारा। अच्छा, अगला सवाल है लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखपुरा जी। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आपने ये नहीं था कहा कि एटम इनडिविजिबल है, तो फिर कार्बन कैसे डिवाइड हुआ?
और मैंने वो कब बोला उसको हमने डिवाइड किया, हमने उसके मैथ्स को कैसे मेजर किया ये चैप्टर 5 में बताऊंगा। किसी तरह से साइंटिस्ट ने कार्बन एटम के मैथ्स को मेजर किया, कैसे किया वो चैप्टर 5 में बताऊंगा। बाद में सारा काम पेपर पे किया, पेपर पे किया कि कार्बन एटम इतना है, चलो इसके 12 हिस्से कर देते हैं, तो जो सबसे छोटा मास आएगा वो 1 AMU होगा। इकाई 1 AMU को बना लेते हैं। यूनिट जो हमारे पास है रेफरेंस मास, वो कार्बन की बजाय कार्बन के 12वें हिस्से को बनाते हैं, जो कि सबसे छोटा मास है। ठीक है। एक और साइंटिस्ट ने यह सोचा कि टोटल कार्बन में 12 चीजें हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, जिनकी वजह से 12 AMU मास है। तो जो दुनिया में सबसे छोटा एटम होगा उसमें 1 प्रोटॉन तो होगा, तो उस लिहाज से उसने सोचा होगा कि 12 AMU को तोड़ देते हैं 12 हिस्सों में, तो एक हिस्सा हो जाएगा 1 AMU, जो कम से कम उस एटम का तो मास होगा जिसका वजन कितने AMU है, 1 AMU है। समझ गए हो? जैसे तुम लोगों के पास 1-1 किलो वाले बाउट थे सब्जी वाले के पास, उसने कहा चलो मैं ग्राम वाले भी रख लेता हूं, कभी जिंदगी में 1 ग्राम मास भी मेजर करना पड़ सकता है, कभी 2 ग्राम भी करना पड़ सकता है, कभी 3 ग्राम भी करना पड़ सकता है, 4 ग्राम भी करना पड़ सकता है। तो उसने एक बाउट को 1000 हिस्सों में तकसीम कर लिया। इसी तरह साइंटिस्ट ने रेफरेंस बनाने के लिए कार्बन एटम के जो 12 हिस्से किए वो उन्होंने रेफरेंस बना लिया और बाद में ये सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर दिया। ये अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज और बाद में किंग वे स्कूल आपकी तरफ आता हूं जी। सर उन्हें पहले ये कैसे पता चला कि कार्बन का मास 12 है? बेटा चैप्टर 5 में ये पूरा तरीकाकार बताऊंगा। तो सर जब उन्हें पता था कि एक प्रोटॉन का वजन 1 AMU है, हाँ। तो उन्हें ये भी पता है कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और वो पता, न्यूट्रॉन में आगे देखो हाइड्रोजन जब डिस्कवर हुआ ना, हाइड्रोजन बाद में डिस्कवर हुआ, हाइड्रोजन अर्ली डिस्कवरीज में नहीं था। यानी कि जो पहला एलिमेंट दरियाफ्त हुआ वो हाइड्रोजन नहीं था। पहला ये भी नहीं साइंटिस्ट को पता था कि एक एलिमेंट एक दौर में ऐसा आएगा जिसमें 1 प्रोटॉन है। जैसे सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने निकला, 1-1 किलो वाले बाउट ले आया, उसको लगा सब्जी 1 किलो ही बिकेगी, लेकिन मेरे जैसा बंदा आ गया, उसने कहा जी 10 ग्राम चाहिए, तो फिर नया स्केल बनाना पड़ा। तो अर्ली डिस्कवरीज में कार्बन था, कार्बन के मल्टीपल थे, मैग्नीशियम भी था अर्ली डिस्कवरीज में। बाद में जाके ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हो गए जिनका मास बहुत छोटा था, 1 AMU 2 AMU, उनका मास डिटेक्ट नहीं हो रहा था। उसके लिए फिर कार्बन को डिवाइड किया गया। ओके, ये चैप्टर 5 में बताऊंगा कि कार्बन का कैसे पता चला कि मास इतना होता है, ये उसमें टॉपिक है। किंग वे स्कूल आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यही क्वेश्चन था, आपने बता दिया है। शाबाश। बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला आपका, बाकी इंशाल्लाह इस पे इसकी कंप्लीट हो गया। वर्कशीट करें, कल इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक पे बात होगी, देन फिर हम अगला रेडियो एक्टिविटी वाला नॉलेज स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह।